किया है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात कपिल जी ये कि लोगों में कंफ्यूजन बहुत है इस बात का अभी भी कि कौन सी टैक्स रिजीम उनके लिए बेहतर है। थोड़ा मैं आपसे समझना चाहती हूं कि सालाना कितनी इनकम वालों तक के लिए आपकी नजर में नई टैक्स रिजीम में जाना बेहतर है। देखिए स्वाति जी, ये कन्फ्यूज़न जो है उसको तो दूर करना ज़रूरी है, बट साथ साथ मैं कहूँगा कि अगर हम इस फाइनेंशियल ईयर की बात करें जो 1 अप्रैल से हमारा शुरू हुआ है, इस वित्त वर्ष में एम्प्लॉय के ऊपर बहुत सारी और जिम्मेदारी आ गई है कि उसे एम्प्लॉयर को ये तो बताना ही है कि वो कौन से टैक्स रिजिम में जाएगा। साथ साथ उसे जो अभी तक अपने सारे प्रूफ देने होते थे, बाकी सारी चीज़ें करनी होती थी जो वो जनरली कई भी कभार ईयर एंड पे कर लिया करता था, उसको वो सारी कैलकुलेशन, सारी प्लानिंग अप्रैल में ही करनी पड़ेगी, अभी करनी पड़ेगी। उसको ये ध्यान रखना पड़ेगा, जैसे कि हमने सुनील जी ने भी बताया कि उसे नए रिजिम में जाना है, पुराने में जाना है, किस में ज़्यादा बेनिफिट है, किस में उनको क्या और तरह के बेनिफिट, अदर बेनिफिट्स मिल सकते हैं। तो यहाँ पे जब हम देखते हैं, जैसे अभी हमारी मैडम एफएम ने लास्ट बजट में हमें बताया कि 7 लाख तक की अगर आपकी इनकम है, आपकी जो सैलरी इनकम अगर 7 लाख तक आ रही है, तो न्यू टैक्स रिजिम में आपको कोई टैक्स पे नहीं करना है। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात क्या है कि एक आपको 50,000 की स्टैंडर्ड डिडक्शन दी गई है न्यू टैक्स रिजिम में। तो आपकी इनकम अगर सैलरी से 7,50,000 तक भी जा रही है, तब भी आप न्यू टैक्स रिजिम में जा सकते हैं, जिसमें आपको कोई इन्वेस्टमेंट या कोई भी प्रूफ देने की जरूरत नहीं है और आपकी इनकम अपफ्रंट एग्जेम्प्ट हो जाएगी। इसके अलावा अगर हम और इसको फर्दर लेके जाएं तो एक एनपीएस का बेनिफिट देखते हैं जो हम एम्प्लॉयज़ वगैरह जनरली लेते हैं, जिसमें एक डिडक्शन मिलती है हमें 50,000 की, जो अपफ्रंट मिलती है, जो एम्प्लॉय खुद से इन्वेस्ट करता है। इसको न्यू टैक्स रिजिम में नहीं दिया गया है, लेकिन एक दूसरी डिडक्शन है एनपीएस की, जिसमें एम्प्लॉयर आपका एनपीएस डिडक्ट कर लेता है आपकी सैलरी से और आपको उसका डिडक्शन मिलता है। ये डिडक्शन न्यू टैक्स रिजिम में दिया गया है। तो इसका मतलब ये है कि आप चाहें तो अपनी सैलरी का जो बेसिक है प्लस डीए, उसका 10% तक आप अपने एम्प्लॉयर के थ्रू डिडक्ट करा सकते हैं और वो डिडक्शन आपको न्यू टैक्स रिजिम में मिल सकता है। प्लस अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं तो ये 10% की जगह 14% चला जाता है। तो अगर हम इस लिहाज से देखें तो वो एम्प्लॉयज जिनकी बेसिक सैलरी और डीए उनका 10% वो कैलकुलेट कर लें, प्लस 7.5 लाख रुपए उस पर वो ऐड कर लें, वो सीधा सीधा न्यू टैक्स रिजिम में जा सकते हैं, जहां पे उनको कोई टैक्स नहीं पे करना पड़ेगा और वो बाकी सब झंझटों से कि उन्हें इन्वेस्टमेंट प्रूफ सबमिट करने हैं, बाकी चीजें करनी है, उन सब से बच जाएंगे। चाहे तो वो इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं अपने फ्यूचर्स के लिए, जैसे एलआईसी है, मेडिक्लेम है, वो कर सकते हैं, लेकिन उसका टैक्स में बेनिफिट नहीं मिलेगा। लेकिन समवेयर जैसे हम डिस्कस कर रहे हैं कि उनको टैक्स में न्यू टैक्स रिजिम में बेनिफिट कब मिलेगा, एक उनकी इनकम 7.5 लाख तक होनी चाहिए, उनका एनपीएस का डिडक्शन होना चाहिए 10% का, जो कि एम्प्लॉय डिडक्ट करेगा, जहां पे जो कैप दिया गया है वो बेसिक सैलरी और डीए को मिला के दिया गया है। तो इस तरह से हम कैलकुलेट कर सकता है एक एम्प्लॉय, जो उसे आज ही करना पड़ेगा, प्लस उसे ये भी देखना पड़ेगा कि लेट सपोज उसका एलआईसी का प्रीमियम, मेडिक्लेम, एचआरए डिडक्शन, अगर उससे बेनिफिट उसको ज़्यादा मिल रहा है, अगर लेट सपोज उसकी सैलरी बहुत ज़्यादा है, वो 10 लाख क्रॉस कर रहा है, 15 लाख क्रॉस कर रहा है, तो वहाँ उसको वो कैलकुलेशन आज ही करनी पड़ेगी, रेदर देन कि उसे पूरे साल वेट करे और वो समझे कि वो किस रिजिम में जाएगा। और जो अभी सुनील जी ने बताया कि एक जो लेटेस्ट अभी सर्कुलर डिपार्टमेंट ने दिया है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने दिया है कि आपको एम्प्लॉयर को बताना है कि आप कौन सी टैक्स रिजिम में जाना चाह रहे हैं, नहीं तो एम्प्लॉयर बाय डिफॉल्ट आपको न्यू टैक्स रिजिम में ले जाएगा और जहां हो सकता है कि आपको बेनिफिट ना हो। ये बिल्कुल तो सही बोला कपिल जी आपने कि कि इसको चूज करना और सिलेक्ट करना बेहद जरूरी है कि कैसे आपको कौन से टैक्स रिजीम में रहना जरूरी है और कौन से पैरामीटर्स है उनको ध्यान में रख के आपको अपनी टैक्स रिजीम को। चल हमारे साथ है कपिल जी, थोड़ा सैलरी स्ट्रक्चर को समझना यहाँ पर जरूरी है। एक नौकरी पेशा होते हैं उनका सीटीसी होता है, कॉस्ट टू कंपनी, जरा थोड़ा सा समझाइए सीटीसी में किसी के सैलरी स्ट्रक्चर में क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं जिससे वो समझ सकते हैं कि उनके हाथ में कितना पैसा आएगा या कितना उनको रिइंबर्समेंट के जरिए मिलेगा या कौन सा पार्ट ऑफ जो बाकी जो छूट है, भत्ते हैं, उसके हिसाब से मिलता है। तो देखिए स्वाति जी, पहले हमें समझना पड़ेगा सीटीसी क्या होता है। सीटीसी एक कंपनी के लिए टोटल कॉस्ट होती है जो कि वो एक एम्प्लॉय के ऊपर खर्च करते हैं पूरे एक साल के अंदर।
तो यहाँ पे एम्प्लॉय को जब वो किसी कंपनी को ज्वाइन करते हैं या उनके पास ऑप्शंस होते हैं कि वो कौन कौन से कंपोनेंट्स लेना चाहते हैं। कुछ कंपोनेंट फिक्स होते हैं, जैसे कि आपका बेसिक सैलरी, HRA, DA अलाउंस, आपका मेडिक्लेम वगैरह। कुछ खर्चे जो कंपोनेंट होते हैं वो फिक्स होते हैं, और कुछ कंपोनेंट आप ऑप्ट कर सकते हैं जिनके थ्रू आप बहुत अच्छी बेटर प्लानिंग कर सकते हैं कि आप कैसे अपना टैक्स रिड्यूस कर सकते हैं। जिसमें कि एक अगर आप कंपोनेंट की बात करें, कन्वेंस अलाउंस आता है, जिस कन्वेंस अलाउंस के थ्रू आप अपना आने जाने के खर्चे को वहाँ पे दिखा के उसको क्लेम कर सकते हैं। आप अपना यूनिफॉर्म अलाउंस ले सकते हैं। यूनिफॉर्म अलाउंस के लिए आप अपने एक्सपेंसेस दिखा सकते हैं कि आपने जो भी कपड़े परचेज किए उसका आप डिडक्शन ले सकते हैं। इस तरह से बहुत सारे ऐसे अलाउंसेस हैं जिसका बेनिफिट ले सकते हैं, जैसे टेलीफोन हो गया, इंटरनेट हो गया, कि ये एक्सपेंसेस आप ऑफिस के लिए या अपने आप को अपग्रेड करने के लिए कर रहे हैं। आप बुक्स अलाउंस ले सकते हैं जिसके अंदर आपको बेनिफिट्स मिल सकते हैं। तो इस तरह के काफ़ी सारे कंपोनेंट हैं जिनको आप प्लान कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट और ध्यान रखने वाली बात यह है कि आप बेसिक सैलरी को, अगर आप HRA पे कर रहे हैं, अगर आप हाउस रेंट पे कर रहे हैं, तो वहां पे बहुत इंपॉर्टेंट है आपको ये प्लान करना कि आपको अपना बेसिक कितना रखना है और उसके कॉरस्पॉन्डिंगली आपको अपना HRA कितना रखना है। क्योंकि जो कैलकुलेशन है HRA की, और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बेनिफिट जो एक एम्प्लॉय ले पाता है वो HRA का ले पाता है। तो वहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है आप ये ध्यान रखें कि जितना भी आपका बेसिक है, और अगर आप एक ऐसी मेट्रो सिटीज़ में जहाँ पे आप 50% बेनिफिट ले पाते हैं, 50% आप HRA को एग्जेम्प्ट कर सकते हैं अपना, तो आपको अपना HRA बेसिक का 50% रखना बहुत ज़रूरी है। और अगर आप 40% के उसमें आ रहे हैं तो आप उसको HRA को 40% में लेके जाएं, ना कि 50% में। और आप जो बैलेंस 10% का बेनिफिट है उसको आप अपने अदर ऐसे अलाउंसेस में तोड़ लीजिए जहां पे आपको बेनिफिट मिल सकता है। आप एजुकेशन अलाउंस भी ले सकते हैं, आप जैसे फूड अलाउंस ले सकते हैं। फूड अलाउंस में आपको बहुत अच्छे बेनिफिट मिल सकते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि वो कंपोनेंट्स कैसे ब्रेक किए जाएंगे। इसी तरह से आप देख सकते हैं एक LTA बहुत अच्छा ऑप्शन है। अगर हम पुराने टैक्स स्ट्रक्चर की बात करें तो वहाँ आप LTA के ऊपर जा सकते हैं। आप NPS भी प्लान कर सकते हैं, जो भी हमने बात करी थी। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है, ब्रेकअप बनाना है अपने हर एक खर्चों का, जिसको आप अपने ब्रेकअप के अंदर या कंपोनेंट के अंदर डाल सकते हैं, जिसका आपको बहुत ज़्यादा मशक्कत नहीं करनी है, और आप इजीली अपना बिल्स वगैरह इकट्ठे कर सकते हैं। जैसे उसमें से एक अलाउंस होता है आपका पेट्रोल अलाउंस। आप कहीं भी जा रहे हैं आ रहे हैं, अगर आप अपना व्हीकल यूज़ कर रहे हैं, चाहे वो 2 व्हीलर हो या 4 व्हीलर हो, आपको पेट्रोल डीजल वगैरह डलवाना पड़ता है। तो वो एक अलाउंस आप ऑप्ट कर सकते हैं, जिससे ये जितने भी अलाउंस मैं बात कर रहा हूँ जहाँ पे भी आप खर्चे वगैरह ले रहे हैं या खर्चों का रिइंबर्समेंट ले रहे हैं, वो आपकी सैलरी में इनकम का पार्ट ही नहीं बनते हैं, वो आपकी इनकम से बाहर हो जाते हैं। तो जो आपकी टैक्सेबल सैलरी कैलकुलेट होती है उसमें वो इंक्लूड नहीं होते हैं। तो इस तरह से आप प्लान कर सकते हैं कि आप किस तरह से बेटर वे में जा सकते हैं। ये हमने समझाया आपको पूरा सैलरी स्ट्रक्चर, कैसे बेनिफिट्स लेकर कम से कम टैक्स लायबिलिटी अपने सर पर रख सकते हैं, कौन से टैक्स रिजीम में जाकर आपको फायदा होगा। हमने कोशिश की आपको समझाने की। अभी भी खुद से कैलकुलेट करना चाहते हैं तो इनकम टैक्स विभाग का टैक्स कैलकुलेटर है, वहां पर जाइए, टैक्स कैलकुलेट कीजिए और अपने खर्चों, अपने लायबिलिटीज के हिसाब से अपने लिए टैक्स रिजीम को चूज कर लीजिए जरूर। धन्यवाद करेंगे सुनील जी, कपिल जी हमारे साथ शो में शामिल होने के लिए।